हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत विषय जो है उस संस्कृत विषय से आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू कॉल है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत से लोग जो हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो इसमें एलिजिबल हुए हैं इंटरव्यू कॉल के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कि आपको जो आरपीएससी है उस आरपीएससी के द्वारा आपको योग्य समझा गया है और इसके लिए आपको जो है वह आरपीएससी ने इंटरव्यू कॉल किया है। अब बहुत से क्या है कि इंटरव्यू टॉपिक पर जो है, जैसे नाम आता है इंटरव्यू, तो हमारे मस्तिष्क में या हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठ जाता है कि अब करना क्या है। क्योंकि आप सभी को पता है जब भी रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने एक सिलेबस होता है, तो सिलेबस होता है तो हम अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को बहुत अच्छी तरह से और परफेक्शन के साथ में कर लेते हैं और किसी भी तरह का एक कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे अंदर होता है। आज न जाने कितने बच्चों के कॉल या मैसेजेस मुझे मिलते हैं और उनका इतना पढ़ने के बाद, जब इंटरव्यू से पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तब भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू कॉल होने के बाद भी बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनके जब कॉल आते हैं तो इतनी अच्छी तैयारी हो गई है उनकी, फिर भी उनके दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है, वह उठता है कि सर अब पढ़ना क्या है। क्या उठता है प्रश्न कि अब पढ़ना क्या है, जबकि उनकी तैयारी एक बहुत अच्छे आयाम पर पहुंच चुकी है, फिर भी हमारे अंदर एक प्रश्न अभी भी उठ रहा है कि सर इंटरव्यू के लिए पढ़े क्या। और वास्तव में ये स्वाभाविक है ये क्वेश्चन ये आना कि अब हमें सर पढ़ना क्या है, क्योंकि इसके आने का रीजन ये है क्योंकि एक सबसे पहली बात जो है, जो साक्षात्कार है ना, जो जिसको इंटरव्यू, उस साक्षात्कार का कोई भी सिलेबस नहीं है। सबसे पहली बात जो है वह ये है कि इसका कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण जो है वह हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है कि अब पढ़ना क्या है। अच्छी तैयारी हो जाने के बाद भी हमें यह लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, और ये कंडीशन आपकी ही नहीं है, आपके साथ में जितने अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन सबकी यही कंडीशन हो रही है, क्योंकि किसी के पास भी साक्षात्कार का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। क्लियर। अब सबसे पहली बात जो है, इंटरव्यू कॉल जैसे आपका हुआ है तो अब हमें पढ़ना क्या है, कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी छोड़ देनी है, इन सारी चीजों पर हमने काफी चीजें जो है वह पहले बात कर चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि आपका जो इंटरव्यू की तैयारी जो है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला भाग जो है वह आपका व्यक्तित्व, ठीक है। दूसरा जो है वह हो जाएगा आपका जो पाठ्यक्रम है, जो आपका विषय है, कहने का मतलब दूसरा भाग वह हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम या विषय। तीसरा जो भाग है वह ये होगा कि इसमें जो एजुकेशन पॉलिसी है उस एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित, और व्यक्तित्व जो है उस व्यक्तित्व में आपका जो जीके है उसको भी इसमें ही शामिल कर देना है। ठीक, क्लियर। एजुकेशन पॉलिसी, तो व्यक्तित्व, जीके, पाठ्यक्रम या आपका सब्जेक्ट जो है या एजुकेशन पॉलिसी, इन 4 भागों में आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। अब देखिए, व्यक्तित्व और जीके में, आपको जीके में बहुत से बच्चे पूछते हैं सर जीके में हमें क्या पढ़ना है। इस टॉपिक पर जो है वह हमने पिछली क्लासों में बात कर ली है कि जीके में आपका जो आपसे रिलेटेड जो भी जीके है राजस्थान का, आपका बेसिक जो होम डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका एजुकेशन कहां से हुआ है, ये जो भी आपसे जुड़ा हुआ जो भी जगह हैं उन समस्त स्थानों का सांस्कृतिक है, वहां की कला एवं संस्कृति है, वहां के त्योहार हैं, ये सारे, वहां पे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उनके पर्यटन स्थलों का ऐतिहासिक घटनाओं से क्या संबंध है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे ऐतिहासिक कोई जगह है, आप जैसे उदयपुर के हो, है ना, कहां के हो, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वह उदयपुर है और उदयपुर में ऐतिहासिक कोई भी जगह है, उस ऐतिहासिक जगह का जो क्रम है या उसकी जो घटनाएं हैं वहां पर क्या क्या हुआ है, या
उस स्थान का किसी ऐतिहासिक घटना के साथ में क्या संबंध है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप जीके के लिए सारी चीजें मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, या फिर जैसे आरएस प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हो ऐसे एक एक चीज पर नहीं, सिर्फ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे उदयपुर में क्या क्या घूमने लायक है, पिछोला झील है, फतेह सागर है, इसके बाद जग मंदिर है, ये सारी चीजें जो हैं, सहेलियों की बाड़ी, ये सारी जो चीजें हैं उनकी स्थापना किसने की थी, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, यहां वहां पर कोई स्पेशल घटना घटी हो, वो हो सकती है प्राचीन समय की भी हो सकती है या फिर करंट की भी कोई घटना हो, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात जो है वह करंट्स अफेयर, समसामयिकी, ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से इस पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने एक चीज देखी है, जीके में जो है वो पुराना जीके नहीं पूछा जाता है। अगर उस टाइम पर उस समय कोई समसामयिक घटना वहां पर आपके जिले में या आपके संभाग में हुई है तो वो चीजें जो है वह पूछते हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर जो है, उस न्यूज़पेपर को आपको प्रतिदिन डेली जो न्यूज़पेपर है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और न्यूज़पेपर के लिए क्या होता है, एक चीज जो मैंने की थी वह ये है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए और उस न्यूज को, उसमें से कुछ न्यूज, जैसे आज का अखबार अपन ने पढ़ा तो 4 दिन बाद आज के अखबार में यह घटना थी कि उदयपुर के महाराणा की मृत्यु हो गई है ना। जैसे हाल ही करंट का टॉपिक है ये, कि जैसे आज की ही बात करें तो आज उदयपुर राज परिवार के जो सदस्य हैं अरविंद सिंह मेवाड़, इनका निधन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी समसामयिक घटनाएं जो इंटरव्यू से पूर्व तक घटित होती हैं उनका हमें पता होना चाहिए। और बहुत सी बार क्या होता है, न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद उन घटनाओं को हम भूल जाते हैं। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके चलना है, क्योंकि पूरे अखबार में, पूरे न्यूज़पेपर में आप एक दिन का न्यूज़पेपर पढ़े तो उसमें एक पेज से ज्यादा, आप रजिस्टर का एक पेज से ज्यादा कुछ काम की चीजें नहीं होती हैं। और उन सारी चीजों को आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करके चलें, ताकि जब भी आपका इंटरव्यू हो तब आप उन सारी चीजों को रिकॉल कर पाए। और पाठ्यक्रम और विषय जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, उस संस्कृत सब्जेक्ट को आपने बहुत ही अच्छी तरह से भली भांति पढ़ लिया है, ऐसा मैं मानता हूं। भले आपके अंदर ये संशय या डर है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो एक मानवीय प्रवृत्ति है, सबके साथ में होता है। जब मैंने तैयारी की तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें सबको डर रहता है, क्योंकि इंटरव्यू का कोई पाठ्यक्रम फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं जो कि बीए या एमए के पाठ्यक्रमों में विभिन्न यूनिवर्सिटीज में चल रही हैं, तो उन पाठ्यक्रमों को आप बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, जो क्योंकि यहां से प्रश्न है वह जरूर पूछे जाते हैं। और आपके पाठ्यक्रम पर पकड़ अगर नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक एग्जाम आप देते हैं वह और एक इंटरव्यू के समय का जो तैयारी का जो लेवल है, वो दोनों में फर्क है। अपन क्या करते हैं, इंटरव्यू में जो तैयारी का लेवल होता है वह ये होता है कि हर चीज को कंठस्थीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे श्लोक है या फिर कोई सूत्र है, उन सूत्रों को अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक बार आप पढ़ लोगे और उसका अर्थ आपको समझ में आ गया तो यहां तक ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर जो ऑब्जेक्टिव आंसर है उनमें से एक टिक करना है। लेकिन यहां पर जो है वो श्लोक आपको याद होना चाहिए। इसलिए इन दोनों, और बहुत सी बार एक चीज मैंने देखी है वह ये है कि क्या होता है कि बच्चे तैयारी करनी है और बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट तैयारी करनी है, बहुत अच्छे नंबर लाने, इस कारण से वो क्या करता है कि हर चीज को बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है। जैसे साहित्य का कोई विद्यार्थी है और उस साहित्य के विद्यार्थी ने अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली, उसके जितने अंक हैं उन अंकों का सार, उसके जितने पात्र हैं उन पात्रों का परिचय, मुख्य मुख्य जो वृतांत हैं उन सबको भी बहुत अच्छी तरह से देख लिया, उनके बहुत जो जैसे श्लोक चतुष्टयम, चतुर्थ अंक के इन श्लोकों को भी इसने याद कर लिया। लेकिन अब सिंपल सा प्रश्न अगर एग्जामिनर पूछ ले, अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य की कौन सी विधा है, तो बच्चा ये तो बता लेता है कि नाटक की विधा है ना, और नाटक की विधा इतना तक तो बता देता है। लेकिन फिर अगर एग्जामिनर उसको पूछ ले या इंटरव्यू
एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं वो पूछ लें कि नाटक क्या चीज है। अब वहां पर क्या होता है कि ये सिंपल सामान्य सा प्रश्न है कि नाटक क्या है, तो वो बच्चा जो है वह इसका आंसर नहीं दे पाता है, क्योंकि हमने क्या किया, अभिज्ञान शाकुंतलम को तो बहुत अच्छी तरह से देख लिया, अभिज्ञान शाकुंतलम में जितनी चीजें उन सबको बहुत अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन उसका सामान्य सा प्रश्न जो है वह किस विधा का ग्रंथ है। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होने को बहुत सिंपल होते हैं, है ना, और उस चीज को हम सुनते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, कथा, आख्यायिका, ये सारी चीजें, लेकिन हमें उनकी परिभाषाएं नहीं पता होती हैं। तो अब अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा, है ना, इसका पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम याद करने के बाद भी नाटक का जो लक्षण है वह हमें याद नहीं है, और एग्जामिनर, इंटरव्यू एक्सपर्ट जो है उन्होंने नाटक का ही लक्षण पूछ लिया कि नाटक का लक्षण क्या है। अब वहां पर हम क्या है कि हिंदी में परिभाषा दे देंगे, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो चीजें जैसे नाटक है, मंगलाचरण है, मंगलाचरण के प्रयोजन है, इसके साथ में ही महाकाव्य है, खंड काव्य, जैसे क्योंकि चंपू काव्य, क्योंकि हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे जो लक्षण है जिनका उत्तर हम संस्कृत की सूक्तियों के माध्यम से या संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से दे सकते हैं, तो ऐसे सूत्रों को आप बहुत अच्छी तरह से देखें, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं संस्कृत के, तो हम एक्सपर्ट जो है वह भी हमें से ये उम्मीद रखता है कि बच्चा जो है वह आंसर जो है वो सूत्रों के माध्यम से या श्लोकों के माध्यम से दे। इसलिए ऐसी चीजें जो सिंपल सामान्य सी हैं उनका नॉलेज हमें बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका जो है वह इंटरव्यू में ध्यान रखना, आपका विषय का जो ज्ञान है वह बहुत अच्छी तरह से रिटर्न में परखा गया है। इंटरव्यू में पूरा जो खेल है वह किसका है, तो वह प्रस्तुतिकरण का ही खेल है। किसका है? प्रस्तुतिकरण का ही खेल है। बहुत सी बार मैंने ऐसे देखे हैं जिनके रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर हैं, रिटर्न में तो जैसे नंबर आ जाते हैं वो उनके 168 से 170 नंबर आ जाते हैं, है ना, और 168 से 170 नंबर आने के बाद भी ऐसे कैंडिडेट भी देखे गए हैं जिनका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, और प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं होने के कारण उनका सिलेक्शन जो है वह फाइनल इंटरव्यू के बाद नहीं हो पाता है। इसलिए और बहुत सी बार 160, है ना, 158 या 160 वाला कैंडिडेट है जो कि इस ऊहापोह में ही लगा हुआ है कि मेरा दोस्त है उसके तो 168 ने 170 नंबर है, मैं 8 नंबर का वेरिएशन या 10 नंबर का वेरिएशन कैसे पूरा करूंगा। वो इसी ऊहापोह में रहता है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है उसका, हर चीज का, तो उसका जो सिलेक्शन है वह हो जाता है। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ जो टॉपर है और जो बॉटम पे है, उन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वह ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर वो वेरिएशन देखें तो 20 से 22 नंबर का वेरिएशन है। ये कितना है? 20 से 22। मैं किन की बात कर रहा हूं? जो टॉपर है, उस टॉपर और जो बॉटम पे है उन दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। उनके दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वह 20 से 22 नंबर का ही वेरिएशन है, और ये 20 या 22 नंबर का वेरिएशन आप जो है वह इंटरव्यू में आराम से पूरा कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट क्या है जिनका कट ऑफ से जैसे 152 फाइनल कट ऑफ है और उनके नंबर आ रहे हैं 160 या 161 आ रहे हैं या 157 58 आ रहे हैं, तो वो बच्चे क्या सोचते हैं, सर मेरे तो इतने ही नंबर है और मेरा सिलेक्शन अब नहीं होगा, ये करके डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये वेरिएशन जो है इतना 20 से 22 नंबर का वेरिएशन आप इंटरव्यू में क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जिनके अच्छे नंबर हो सकता है 168 या 170 वाला, उसको अगर 6 या 7 नंबर पे ही इंटरव्यू में 6 उनका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है और 6 या 7 नंबर पर ही उनको अटका दिया गया, और आपको उसकी जगह पर अच्छे, जैसे आपके नंबर 160 है ना, जैसे इनके नंबर अपन मान ले 170 और इनको जैसे 6 नंबर मिले तो इनके नंबर हुए 176 हुए, और आपके जैसे 160 नंबर है आपके, और आपको जैसे 18 या 19 नंबर मिल जाते हैं। 18 की बात करें तो ये 8 नंबर 178। तो जो कैंडिडेट 170 नंबर रिटर्न में ला रहा है उसको अगर इंटरव्यू में उसका प्रस्तुतिकरण या किसी कारणवश उसको नंबर नहीं दिए गए तो वह कितने नंबर पे अटक गया? 176 पे। और आपका अगर प्रस्तुतिकरण अच्छा है या आपकी तैयारी बहुत अच्छी है
तो आप कहां पर पहुंच गए, उससे आगे पहुंचे या नहीं पहुंचे, है ना। इसलिए जो बच्चे जिनके नंबर एवरेज हैं, वह बहुत से बच्चे क्या होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि और दूसरी बात, इस इंटरव्यू को आप सीरियस लें। बहुत से बच्चे ऐसे कि हाँ सर इंटरव्यू कॉल हो गया ना, ठीक है नंबर तो इतने अच्छे नहीं है, पर किनारे पे हूं, पर चला जाऊंगा और इंटरव्यू दे आऊंगा। नहीं, ये मत कीजिए, क्योंकि एक अवसर है, और ये अवसर जो है ना, वह अवसर एक हमें अगली, हो सकता है अभी जो अवसर हमें मिला है इंटरव्यू का, अभी सिलेक्शन नहीं हो, अगली भर्ती में वह आपका जो अनुभव है, अनुभव बहुत बड़ी चीज है, वह आपका अनुभव इस इंटरव्यू का आगे वाली जो भर्ती है उसमें आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए इस अनुभव या इस जो आपको अवसर है, जो आपको आरपीएससी ने दिया है, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। बहुत अच्छी तरह से सीरियस होकर के तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू में सिलेक्शन होना होगा, हमारी किस्मत में होगा तो होगा, और नहीं होगा तो हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगली वैकेंसी हमारे सामने है, तो आप उसकी तैयारी करें। और बाकी एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वह सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं, एबीसीआईडी क्या है, और भी एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले की पॉलिसी थी उसमें क्या कमियां थी, वर्तमान की पॉलिसी में क्या अच्छाइयां हैं। इसके साथ में ही एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें भी पूछी जाती हैं कि इसमें हायर एजुकेशन जो है, उस हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, और इसके बाद संस्कृत जो है, संस्कृत शिक्षा, उस संस्कृत शिक्षा का स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी कुछ चीजें हैं जो एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कॉमन प्रश्न है, और ये कॉमन प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। और आपको जो है वह इंटरव्यू से संबंधित आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इसके बाद जो है वह इंटरव्यू रूम जो है, उस इंटरव्यू रूम में एंट्री और एंट्री से लेकर के एग्जिट तक आपके जो क्रियाकलाप हैं वह किस तरह से होने चाहिए, और इन सारी चीजों की बात अपन फिर करेंगे। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से और पूरे होश और हवास के साथ में और पॉजिटिव सोच के साथ में करें, और निश्चित ये चीजें जो मैंने यहां बताई हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरे फ्रेंड के तो 170 नंबर है और मेरे तो सर 158 नंबर ही है, और मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा सर, जनरल कैटेगरी से और हूं, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वह बाद में रिजल्ट जब आएगा तब देखी जाएंगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा डेडिकेशन, आपका जो फोकस है वह इंटरव्यू पर ही होना चाहिए। परिणाम जो है वह परिणाम बाद में देखे जाएंगे। अभी हमारे हाथ में मेहनत, और मेहनत करना ही हमारे हाथ में है, मेहनत कर कीजिए, निश्चित जो सफलता है वह हमें मिलेगी। चलिए इसी बात को करके आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।